लिक्विड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सरफेस टेंशन। देखते हैं क्या होता है सरफेस टेंशन। अभी देखो पहले कुछ नॉमिनल ऑब्जर्व करते हैं जहां पर हम इसको देख सकते हैं सरफेस टेंशन को। आप देखो जो छोटे छोटे कीट होते हैं वो पानी के ऊपर बहुत आसानी से बैठ जाते हैं, पानी के ऊपर बैठ जाते हैं और इवन पानी के ऊपर वो चल लेते हैं, डूबते नहीं। ठीक है, आप देखो यहाँ पर ये फ्लोट नहीं करते, ये सरफेस के ऊपर चलते हैं। मतलब लिक्विड की सरफेस इनके लिए एक मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है जिसके ऊपर आसानी से क्या कर सकते हैं, ये चल पाते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल में देख सकते हो, एक निडल को लीजिए और निडल को बिल्कुल लिक्विड की सरफेस पर रख दीजिए, उसको छोड़ दीजिए वहां पर बिल्कुल आहिस्ते से, इतनी तेजी से नहीं डालनी ताकि सरफेस टूट जाए, बिल्कुल आराम से लिक्विड की सरफेस पर हम रखते हैं और हम देखते हैं कि जो निडल है वो सरफेस पर रुक जाती है। मतलब वो जो नीचे निडल फोर्स लगाती है नीचे की तरफ, जो लिक्विड की सरफेस है उसको बहुत ऊपर की तरफ से का फोर्स लगाती है और निडल डूबती नहीं। आप यहाँ देख सकते हो जो निडल है ये आयरन से बनी है ना, इसकी जो डेंसिटी है वो किससे ज़्यादा होने वाली है, लिक्विड से ज़्यादा होने वाली है। तो यहाँ पर ये तैरती नहीं है, फ्लोट नहीं कर रही, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। अब इसको हल्का सा सरफेस को तोड़ोगे, हल्का सा नीचे मूव करोगे, ये डूब जाएगी नीचे। जाहिर सी बात है इसकी डेंसिटी क्या है, फ्लूइड से ज़्यादा है, तो फ्लूइड के अंदर ये डूब जाएगी आसानी से। ठीक है, यहाँ पर ये क्यों रुकी रहती है, ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड सरफेस। ठीक है, क्या मतलब जो लिक्विड है इसकी जो सरफेस की प्रॉपर्टीज होती हैं वो इसके अंदर बल्क वाले मॉलिक्यूल से बिल्कुल डिफरेंट होती है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज को आगे हम पढ़ने वाले जिसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन बोलेंगे। अभी पहले ध्यान से देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल में क्या अलग होता है बल्क के मॉलिक्यूल की अपेक्षा। तो अगर आप देखो लिक्विड में कोई एक बल्क का मॉलिक्यूल, आप देखो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, अट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं। लेकिन बल्क के अंदर हर एक मॉलिक्यूल कैसा होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। मतलब इसके जो चारों तरफ के मॉलिक्यूल है जितना फोर्स एक डायरेक्शन में लगेगा सेम अमाउंट का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और ये क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। मतलब किसी पर कोई नेट फोर्स नहीं लगता। लेकिन अगर हम सरफेस के मॉलिक्यूल की बात करें, सरफेस के मॉलिक्यूल, तो सरफेस के मॉलिक्यूल पर साइड वाइज एक दूसरे को खींचते हैं मॉलिक्यूल, और साथ ही साथ यहाँ पर नीचे की तरफ जो नीचे इनके ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल है नहीं लिक्विड के, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल इन पर ऊपर तो फोर्स नहीं लगा रहे, जो इनके नीचे वाले लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो उनको नीचे को खींचते हैं। तो हम देखते हैं इनकी हम थोड़ा ही नीचे पहुंच जाते हैं। मतलब जो लिक्विड की सरफेस है, जस्ट सरफेस पर ये जो डेंसिटी है लिक्विड की, जो मॉलिक्यूल है अंदर में और सरफेस में इनकी डिस्टेंस थोड़ी कम हो जाती है। सरफेस के मॉलिक्यूल नीचे वाली लेयर के थोड़ा पास आ जाते हैं, नीचे खींचकर नीचे थोड़ी पास आ जाते हैं। इनकी जो डेंसिटी है, सरफेस की जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो बल्क से थोड़ा सा सिलाई क्या होता है, अधिक होता है। और आप देखो ये एक दूसरे को खींच के रखते हैं, पकड़ के एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, थोड़ी पास आ जाती है, इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। तो इसकी प्रॉपर्टी बल्क के मॉलिक्यूल से बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, और इसी की ये प्रॉपर्टी हम सरफेस टेंशन डिस्कस करने वाले हैं। सरफेस टेंशन, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड सरफेस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट्स फ्री सरफेस बिहेव लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन अंडर टेंशन। सरफेस टेंशन लिक्विड की सरफेस की वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण इसकी जो फ्री सरफेस है वो एक टेंशन में रहती है, उसमें एक खिंचाव रहता है, और वो एक मेम्ब्रेन एक खींची हुई मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है। मान लो आपको मैंने रबड़ दे दी थोड़ी, और रबड़ की आपने है ना सरफेस को थोड़ा खींच के रख दिया, तो आप देखोगे उस पर आप थोड़ा फोर्स लगाओगे तो वो मॉलिक्यूल थोड़ा नीचे जाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन पर आप पर फोर्स अप्लाई करते हैं। किसी तरह से अगर आपने मेम्ब्रेन को तोड़ दिया तो आप उसके अंदर चले जाओगे। ऐसे यहाँ पर इनका कुछ बिहेवियर होता है। यहाँ पर इस कीट के कारण इसमें थोड़ा सा फोर्स लगा है सरफेस में, लेकिन इस सरफेस को नीचे तोड़ नहीं पाता है। सरफेस के मॉलिक्यूल्स पर ऊपर पूरी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, और हम देखते हैं आसानी से सरफेस के ऊपर चल सकता है। सेम यहाँ पर निडल से हुआ है, जब हमने हल्का सा निडल को ऊपर रखा तो निडल ने नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, नीचे की तरफ जाना चाहती है, लेकिन जो सरफेस के मॉलिक्यूल पर जब ये फोर्स लगाती है तो वो अपोजिट डायरेक्शन पे इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर आप इसको सरफेस को तोड़ दोगे तो ये अंदर पहुंच जाएगी, अंदर ये सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती नहीं। ठीक है, तो अंदर जाते आते क्योंकि इसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो ये डूब जाती है नीचे चली। क्लियर है? आगे देखो, and it tries to occupy as small area as possible is called surface tension। ठीक है, और जो लिक्विड की सरफेस है उसके मॉलिक्यूल्स के कारण कोई भी लिक्विड की
सरफेस इस तरीके से उस पर फोर्स लगता है ताकि उसकी सरफेस का जो एरिया है वो क्या बने, मिनिमम बने, सबसे कम बने। एक दूसरे के करीब खींचते रहते हैं और एरिया कम से कम हो जाता है, मिनिमम एरिया बनता है सरफेस का। इस तरीके से इसके मॉलिक्यूल बिहेव करते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल देखिए। देखो आपने देखा होगा जब भी हम किसी लिक्विड को गिराते हैं तो उसकी जो ड्रॉपलेट बनती है, वो किस शेप की बनती है, आपकी स्फीरिकल शेप की, कोई और शेप नहीं होती। ठीक है, ये क्यूबिक शेप की नहीं बनती, क्यूब शेप की नहीं बनती, क्यूबॉइडल शेप की नहीं बनती, या किसी और शेप की नहीं बनती है, स्फीरिकल बनती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी जो सरफेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींच रहे हैं, एक दूसरे को करीब करीब खींच रहे हैं। आप देखो सेम वॉल्यूम के लिए स्फीयर हमारे पास एक ऐसी शेप है जिसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है। अगर सेम वॉल्यूम से मैं स्फीयर बनाऊं या एक क्यूब बनाऊं तो स्फीयर का एरिया कम होगा। तो सबसे कम एरिया सेम वॉल्यूम में किस सरफेस के पास होता है, स्फीयर के पास। इसलिए लिक्विड की ड्रॉपलेट के मॉलिक्यूल अपने सरफेस एरिया को मिनिमम करते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचते रहते हैं और ड्रॉपलेट की शेप की बनती है आपकी स्फीरिकल शेप की बनती है। इसी तरह से और एग्जांपल देखिए, आपके पास आपने एक फिल्म बनाई है, सोप की फिल्म। ठीक है, आपने एक सोप सॉल्यूशन बनाया और उसमें एक वायर को जो आपके रेक्टेंगल शेप का है उसको डुबो के बाहर निकाला। तो यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, सोप से क्या होता है, इसकी सरफेस टेंशन कम हो जाती है, सरफेस टेंशन जनरली घट जाती है। ठीक, और इसमें जो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे को तरफ खींचने की प्रॉपर्टी है वो भी वाटर के मुकाबले क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए हम देखते हैं इसकी फिल्म आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, आप आसानी से जो सोप है उसकी फिल्म क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास एक सोप सॉल्यूशन था, उसकी हमने फिल्म बनाई। अब यहाँ पर हमने एक धागे को डाल दिया, एक क्लोज लूप धागे को डाल दिया। अभी हम देखते हैं धागा मूव नहीं करता ना, बाहर वाले मॉलिक्यूल इसको बाहर खींचेंगे, अंदर वाले अंदर खींचेंगे और ये इक्विलिब्रियम में रहता है। लेकिन जैसे ही हम अंदर वाली सरफेस को तोड़ देते हैं, अंदर वाली सरफेस को तोड़ दिया, अब हमारे पास फिल्म किसकी बाहर वाली सरफेस है, तो इस पर बाहर की एक्सटर्नल फोर्स लगता है चारों तरफ से, और हम देखते हैं कुछ पल के बाद ये धागे की जो शेप है वो कैसी हो जाती है, आपकी सर्कुलर शेप हो जाती है। ठीक है, अब आप पूछोगे यहाँ पर एरिया मिनिमम कैसे हो, तो यहाँ पर एरिया मिनिमम ऐसे हुआ, अगर मैं आपको सेम लेंथ का एक धागा देता हूँ तो उसके लिए जो सर्कुलर सरफेस है, मतलब सेम लेंथ के लिए अगर मैं सर्किल बनाऊं तो सर्किल के केस में जो एरिया आता है वो मैक्सिमम आता है, और अगर ये वाला एरिया मैक्सिमम होगा तो फिल्म का जो एरिया होगा वो कैसा होने वाला है, फिल्म का एरिया मिनिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मॉलिक्यूल इस तरीके से फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि जो लिक्विड सरफेस है उसका एरिया क्या हो जाए, उसका एरिया मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को, लिक्विड के सरफेस की इस प्रॉपर्टी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, जिसकी मदद से लिक्विड की जो सरफेस है सिकुड़ती है, वो अपने एरिया को मिनिमम करती है। ठीक है, और उसकी जो लिक्विड की सरफेस है वो एक स्ट्रेच खींची हुई मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। आगे देखते हैं इसको मैथमेटिकली किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। देखो ये हमारे पास कोई एक लिक्विड सरफेस है, ये हमारे पास कोई लिक्विड सरफेस है, इस पर एक लाइन इमेजिन करते हैं, एल लेंथ की एक लाइन इमेजिन करते हैं। अभी हम देखेंगे इस लाइन के ऊपर, अगर मान लीजिए इमेजिनरी लाइन है, इस पर देखें हम तो हम देखेंगे यहाँ की इस लाइन के ऊपर जो मॉलिक्यूल लाई करते हैं उन पर दोनों तरफ परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, पास वाले मॉलिक्यूल लगा इस लाइन के अक्रॉस देखिए, इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी इसके परपेंडिकुलर हम फोर्स देख रहे हैं, दोनों तरफ लिक्विड के मॉलिक्यूल खींचने को लग रहे हैं इस हमारी इमेजिनरी लाइन में। तो ये फोर्स F है, मान लो हर जगह लग रहा है, टोटल फोर्स कितना बना, F बना। तो किसी लिक्विड की सरफेस पर हमने L लेंथ पर हमने देखा जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, कोई भी एक डायरेक्शन में ले लो सेम होता है, इधर भी F, नीचे की तरफ भी F लगने वाला है। तो यहाँ पर हमने इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन की, सरफेस टेंशन, और एक इसके बराबर होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ मतलब अगर आपने देखा लेंथ इमेजिन की 2 मीटर लेंथ इमेजिन की और 20 न्यूटन का फोर्स लगा, मान लेते हैं 2 मीटर पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा, तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन पर मीटर। तो पर मीटर लेंथ पर कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है।
इस तरीके से आप सरफेस टेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट निकाल सकते हैं न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर क्या हो गई, इसकी यूनिट हो। तो कहीं पर भी लिक्विड की सरफेस पर हम एक इमेजिनरी लाइन इमेजिन कर लेते हैं और उस पर देखते हैं कितना फोर्स लग रहा है। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन ऑफ दैट लिक्विड सरफेस। ठीक, आगे बात करेंगे सरफेस एनर्जी। तो सरफेस टेंशन का रिलेशन हमने यहाँ पर फोर्स से निकाला, इसको हम एरिया और एनर्जी से भी रिलेट करते हैं। आगे देखेंगे, नोट करिए। आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा सरफेस एनर्जी। अब सरफेस एनर्जी क्या होती है, तो हमने देखा कि भाई लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन, साथ ही साथ जो लिक्विड की सरफेस है इसके मॉलिक्यूल्स के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बल्क के मॉलिक्यूल जो अंदर वाले मॉलिक्यूल से क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। और किसी एरिया के साथ कितनी एनर्जी जुड़ी होती है इसको हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। ठीक है, ध्यान से रखिए, ये हमारे पास एक लिक्विड की सरफेस है, ये लिक्विड की सरफेस है, सही है ना, ये हमारे पास लिक्विड सरफेस है। अगर आप देखो जो बल्क का मॉलिक्यूल है, ये तो आप पहले डिस्कस कर चुके, इस पर जो नेट फोर्स होता है वो कितना होता है, 0 होता है, 0 न्यूटन का। लेकिन जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं इन पर कंटिन्यूअसली नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। ये जाहिर सी बात है, इसको देखो कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। किसी फ्लूइड के अंदर उसके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स क्या कहलाते हैं, कोहेसिव फोर्स कहलाते हैं। सेम मॉलिक्यूल्स में हमारे पास लिक्विड है, तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल आपस में फोर्स लगाएंगे उसको हम कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। मतलब सेम नेचर के मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स है उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर इस पर ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, सरफेस के ऊपर तो मॉलिक्यूल नहीं, लेकिन अंदर वाले मॉलिक्यूल को नीचे खींचते हैं। तो हम देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल कुछ एनर्जी लॉस करता है और नीचे मूव कर जाता है। अब इसकी जगह तो खाली हो जाती है, जब ये नीचे जाता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है, उसको एनर्जी देता है और वो बल्क से टूटकर ऊपर आ जाता है। तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है, सरफेस के मॉलिक्यूल, ये स्थिर नहीं होते, इनमें टर्बुलेंस होता है। ठीक है, तो इनके अंदर कंटिन्यूअसली माइक्रोस्कोपिक टर्बुलेंस चलता रहता है। एक मॉलिक्यूल नीचे जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल एनर्जी लेके ऊपर आ गया, एक मॉलिक्यूल बल्क में चला गया, दूसरा एनर्जी लेके ऊपर आ गया। इसको आप वैसे नहीं देख सकते, ठीक है, क्योंकि वो बहुत माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे लेवल पर होता है। जस्ट सरफेस वाले मॉलिक्यूल नीचे जाते हैं तो उसके नीचे वाले ऊपर आते हैं, यहाँ से नीचे का यहाँ का मॉलिक्यूल ऊपर आता है। तो इनके अंदर एक कंटीन्यूअस माइक्रोस्कोपिक टर्बुलेंस चलता रहता है सरफेस के मॉलिक्यूल्स के अंदर। और जो सरफेस के मॉलिक्यूल है जिनके पास एनर्जी होती है जो अंदर वाले मॉलिक्यूल से थोड़ी क्या होती है, अधिक होती है। ठीक, कंटीन्यूअसली एनर्जी लॉस करके बल्क में चला गया, बल्क का मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करके ऊपर सरफेस पर जाता है। इस एनर्जी को डिफरेंस को, इस एनर्जी को हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं सरफेस एनर्जी। ठीक है, और इस एनर्जी का हम यूज कर सकते हैं वर्क करने के लिए। ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर ये रेल्स बनाई, एक सरफेस रेल्स बनाई, यहाँ पर मैंने एक वायर लगा दी जो मूव कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है सरफेस के ऊपर, और इसको सॉफ्ट सॉल्यूशन में डुबाकर बाहर निकाल दो। तो यहाँ पर देखो एक फिल्म बन जाएगी, आप इस वायर को मूव करने के लिए छोड़ दो, फ्री छोड़ दो। अब देखोगे ये जो फिल्म है इसको यहाँ पर खींचना शुरू कर दो। मतलब ये जो फिल्म है इसकी सरफेस के कारण इसके पास एक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। आप इसको छोड़ दोगे तो वायर धीरे धीरे पीछे मूव करना शुरू कर देगा और सरफेस छोटी होना शुरू हो जाएगी। सरफेस छोटी होने का मतलब क्या है कि ये सरफेस के मॉलिक्यूल हैं इसको खींचने में वर्क करते हैं, अपनी एनर्जी खो देते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं, अंदर पहुंच जाते हैं, बल्क में सरफेस से हटके अंदर पहुंच जाते हैं। तो हम देखते हैं एकदम से वायर पीछे की तरफ भागा और धीरे धीरे सरफेस छोटी होगी क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल ने वर्क किया और अपनी जो एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी थी अंदर वाले मॉलिक्यूल के कारण वो खो देते हैं और फिर से सरफेस के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, आप इसको बढ़ाओगे, फिल्म को बड़ा करोगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा और वर्क करके आप इस पर्टिकुलर लिक्विड की एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हो। कैसे इंक्रीज कर रहे हो, आप इसकी सरफेस को इंक्रीज कर रहे हो।
अगर सरफेस को बढ़ाओगे, बढ़ाते जाओगे तो बल्ब अंदर के मॉलिक्यूल बाहर आते जाएंगे सरफेस पर और उनके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी, और छोड़ दोगे तो बंद कर सकते हो, उसको पीछे खींच सकते हो। ठीक है, तो सरफेस के पास, लिक्विड की सरफेस के पास एक क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसको हमको कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर हमने एक लेवल ये बनाई है, इस पर ये जो वायर है फ्रीली मूव कर सकता है। इस वायर की लेंथ मान लेते हैं कितनी है, L। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको पता है इस पर अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा, अगर इसकी लेंथ L है। अच्छा मुझे बताओ, लिक्विड के मॉलिक्यूल तो इससे जुड़े हुए हैं, इस पर पीछे की तरफ कितना फोर्स लगा है, तो फोर्स आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर यहाँ पर इसकी लेंथ L है, सरफेस टेंशन के बाद इस पर कितना फोर्स लगा, हमने भी फॉर्मूला पढ़ा, सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ के बराबर। एसएल फोर्स इस पर लग रहा है पीछे की तरफ। ठीक है, अब ये एसएल फोर्स तो इधर वाली सरफेस लगा है, इसके पीछे एक और सरफेस भी तो है भाई। अगर आप फिल्म को देखो तो फिल्म के बीच में बहुत सारी लेयर बनती है, बहुत सारी लेयर बनती है, आपको दिखती नहीं है, बहुत पतली फिल्म बनती है, इसके अंदर बहुत सारी लेयर है। तो एक सरफेस तो ये हो गई इस तरफ, एक सरफेस क्या हो गई पीछे की तरफ, तो इस पर पीछे की तरफ जो टोटल फोर्स लगेगा दोनों सरफेसेस के दाम में किसके बराबर हो जाएगा, 2s into L टोटल फोर्स ड्यू टू बोथ सरफेस। ठीक है, पीछे वाली सरफेस और आगे वाली सरफेस। तो आपको अगर इस फिल्म को यहाँ पे रोके रखना है तो आपको इसी अमाउंट का फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, सामने की डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर एक फोर्स लगाया इस वायर पर F, और इसको थोड़ा इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया, इसके एरिया को थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, मान लेते हैं डिस्टेंस x थी और हमने फोर्स लगा थोड़ा सा आगे मूव किया, ये डिस्टेंस कितनी चेंज हो गई, डेल x चेंज हो गई। ठीक है, बहुत छोटा सा चेंज किया डेल x। अब हम यहाँ पर वर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं, हमने इसकी सरफेस को थोड़ा इंक्रीज करना है, बढ़ाने में कितना कार्य किया है, तो वर्क कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F इनटू डेल x इनटू cos थीटा। किसका वर्धन निकालना है, एक्सटर्नल फोर्स का, और एक्सटर्नल फोर्स का वर्धन किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये पहले पढ़ता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वर्धन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, या नेगेटिव ऑफ द वर्धन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अभी तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्धन निकालना है, तो किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्धन हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसी डायरेक्शन में फोर्स है, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगल cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। कितना फोर्स लगाना पड़ा, 2SL। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डेल x, और ये किसके बराबर हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। अब मुझे पता करना है कि जब मैंने इसके एरिया को डेल x बढ़ाया तो इसके एरिया में कितना चेंज आया। तो देखो चेंज इन एरिया कैसे निकाल सकते हो, चेंज इन एरिया सरफेस का एरिया कितना बढ़ाया है यहाँ पर, लेंथ कितनी है L, ब्रेथ कितनी है डेल x, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, L इनटू डेल x। अभी क्योंकि आगे की सरफेस भी बड़ी है, फिल्म के पीछे वाली सरफेस भी बड़ी है, तो डबल एरिया इंक्रीज होगा 2 L डेल x, तो इधर वाली सरफेस का एरिया, L डेल x ही पीछे वाली सरफेस, तो टोटल एरिया में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 2 डेल x। तो यहाँ पर आप 2L डेल x, 2L डेल x को रिप्रेजेंट करते हो चेंज इन एरिया से L डेल S। तो सरफेस टेंशन क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो सरफेस टेंशन कि आपने किसी लिक्विड सरफेस के एरिया को डेल A इंक्रीज किया, डेल A इंक्रीज करने पर उसकी एनर्जी में जो चेंज आया है वो कितना है, डेल U है, तो सरफेस टेंशन कितनी हो जाएगी, डेल U अपॉन डेल। या फिर आपको पता है सरफेस टेंशन का और चेंज इन एरिया का, आप सरफेस एनर्जी का चेंज निकाल सकते हो, चेंज इन सरफेस एनर्जी कितनी हो जाएगी, S इनटू डेल। मैंने आपको पहले बताया पोटेंशियल एनर्जी कभी भी किसी पॉइंट पर फाइंड नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं और उसी का मतलब बनता है, न्यूमेरिकल उसी पर बेस्ड होते हैं। तो किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को आप एज्यूम कर सकते हो। आप ये मान सकते हो कि जब इसकी सरफेस बिल्कुल भी नहीं थी, इसकी एनर्जी कितनी थी, 0 थी, जब बिल्कुल नेग्लिजिबल सरफेस है। ठीक है, तो इसका एरिया अगर A कर दिया है टोटल एरिया, तो फाइनल सरफेस एनर्जी कितनी हो जाएगी, एरिया इनटू सरफेस टेंशन, आपको फाइनल सरफेस एनर्जी मिल जाएगी। बाय द वे हमारे पास जो फार्मूला आता है चेंज इन सरफेस एनर्जी का, चेंज इन सरफेस एनर्जी इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। ठीक है, न्यूमेरिकल भी आते हैं, इस पर देखेंगे आगे, नोट करिए इसको।